Hello everyone, I am Kuldeep Verma. You are watching my social science channel Solistic Dice. Today we are going with class 9, first chapter of economics, the story of village Palampur. This is a story of village Palampur. Actually nothing like Palampur, it is an hypothetical village. It is a hypothetical village. You can say this story is a story of every village of India. Most of the population is living in villages of our country and their main activity is agriculture and farming. So this story is a story of every village of India. Through this story, it is an effort to make you understand about the production activities. How people manage their life, how they produce the crops and the other things. In villages, agriculture, farming is main activity. Apart from agriculture, there are many other activities, many things they produced, which we will learn further in this chapter. So you have to watch this video, full video, entire video. So I am going with organization of production. As I told you, production is the main activity of our villages. So there are some organization of production. You can say factors of production. Factors of production. It means we need something. हमें किसी भी टाइप के प्रोडक्शन के लिए कुछ न कुछ इनपुट्स चाहिए होते हैं. अगर हम कुछ इनपुट्स यूज करेंगे तभी जाकर के हमारे सामने कोई प्रोडक्ट आएगा. तो जो चीजें यूज होती है उन्हीं को ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो, एज यू ऑल नो, लैंड इज मोस्ट रिक्वायर्ड बिकॉज without land we cannot imagine anything. It is an essential part of production. लैंड के बिना हम किसी भी चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते. Apart from land we need other also, you can say, because in your NCERT chapter only 4 organization of production is given. Apart from these 4 there are various, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जरूरत पड़ती है. यू कैन से वाटर, यू कैन से एनवायरमेंट ऑल्सो. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ती है. इसके बाद में सेकंड जो आता है वो आता है लेबर. लेबर इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज टू प्रोड्यूस समथिंग वी नीड हार्ड वर्क. हमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत पड़ती है और वो हार्डवर्क कौन करेगा? लेबर करेगी, ह्यूमन बीइंग करेगा. जब हम उसमें मेहनत करेंगे तभी तो कुछ प्रोड्यूस कर पाएंगे. इसके बाद में जो थर्ड आता है वो आता है कैपिटल. व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज कैपिटल. कैपिटल इज ऑफ 2 टाइप्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल. वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड अनदर इज वर्किंग कैपिटल. Now what is the meaning of fixed capital? Fixed capital means tools, machines and buildings which are fixed. Means after one time investment they serve us long for a long period of time. कि एक बार जो चीजें हमने यूज कर ली, बिल्डिंग्स हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, वो काफी टाइम तक प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करेंगे. उसको रोजाना डेली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए उसको फिक्स्ड कैपिटल कहा गया है. और नेक्स्ट जो कैपिटल का टाइप आता है वो आता है वर्किंग कैपिटल. मींस मनी इन हैंड एंड रॉ मटेरियल. देयर आर एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल: कैश इन हैंड, मनी इन हैंड एंड अदर इनपुट्स, और यू कैन से द रॉ मटेरियल जो हमें डेली प्रोडक्शन के लिए चाहिए. हमें पैसा चाहिए रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, लेबर को उनके वेजेस देने के लिए, और कई सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर इनके अंदर हमें पैसों की जरूरत पड़ती है. और हम किससे प्रोड्यूस करने जा रहे हैं? जस्ट सपोज हमने शुगर प्रोड्यूस करनी है तो हमें रॉ मटेरियल के लिए शुगर कैन चाहिएगा. वो हम कैसे लेके आएंगे? तो ये सब कहलाता है वर्किंग कैपिटल, जो क्या है, डेली नीड चलता रहता है. इसके बाद में एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैपिटल और आता है जो कहलाता है ह्यूमन कैपिटल. व्हाट इज इट कॉल्ड? ह्यूमन कैपिटल.
Human capital means the knowledge of human being, enterprises, because it is just possible. What is production is just possible with the knowledge of human beings, because all the land, labor, capital, everything can be put into use just because of the knowledge of the human being. इंसान ही इन सभी चीजों का यूज कर सकता है। अगर ह्यूमन बीइंग के पास नॉलेज ना हो, उसको इस चीज का ज्ञान ना हो कि किस तरीके से हमने कोई भी वस्तु जो है, कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको प्रोड्यूस करना है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे हमारे पास कुछ भी हो। तो इट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल इज नोन एज द बिगेस्ट कैपिटल। आफ्टर दैट इन दिस चैप्टर क्या आता है इसके बाद में? फार्मिंग इन द पालनपुर। फार्मिंग इन द पालनपुर के अंदर क्या है? लैंड जो है वो फिक्स्ड है, लैंड इज फिक्स्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फार्मर्स है, लार्ज फार्मर्स है, मीडियम फार्मर्स है एंड स्मॉल फार्मर्स है, और लैंड भी उनको उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। जैसे, और ये मैंने आपको बताया कि ओनली पालनपुर में ऐसा नहीं है, दिस इज द स्टोरी ऑफ योर विलेजेस ऑल्सो। यू कैन सी इन योर विलेजेस देयर आर लार्ज फार्मर्स ऑल्सो, मीडियम फार्मर्स ऑल्सो एंड स्मॉल फार्मर्स ऑल्सो, एंड देयर आर मेनी लैंडलेस फार्मर्स ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की जमीनें भी नहीं होती, तो ये हर जगह पाया जाता है ऐसा। ये पूरे भारत के हर गांव की कहानी है। वहां पर बताया गया कि लैंड फिक्स है, किसी के पास थोड़ी ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम है, किसी के पास उनसे भी कम है, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास बिल्कुल भी जमीन, लैंड वो नहीं है। इसके बाद में आता है क्रॉपिंग। क्रॉपिंग पैटर्न वहां पर क्या है, किस तरीके से वो कितनी फसल उगा पाते हैं। मेनली आप देखते हो हमारे एक मॉनसून सीजन में खरीफ की फसल जो है, क्रॉप्स है, वो शुरुआत होती है। इसके बाद में विंटर सीजन में रबी की क्रॉप्स ग्रो की जाती है। लेकिन थोड़ा एडवांसमेंट होने के कारण इंट्रोड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस चैप्टर इट इज टोल्ड, ये बताया गया है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पालनपुर के अंदर आई है तो उसके बाद में दे कैन रन द ट्यूबवेल्स, इरिगेशन सिस्टम उनका रिफॉर्म हो गया। तो वो दे आर, अब क्या है, नाउ दे आर एबल टू प्रोड्यूस थर्ड क्रॉप ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल क्रॉपिंग, कि वो एक साल के अंदर दे आर एबल टू प्रोड्यूस 3 क्रॉप्स विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर वो 3 क्रॉप्स आसानी से उगा पाते हैं। तो इस तरीके से पालनपुर के अंदर फार्मिंग हो रही है। अब क्या है, फार्मिंग जो पालनपुर के अंदर है वो मॉडर्न फार्मिंग है। मॉडर्न फार्मिंग मींस आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जब ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन हुआ था उसके बाद में जो फार्मिंग का हमारा लेवल था वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया। When it was introduced late 1960s, 1960s के जो ईयर है उनके लास्ट में, बिकॉज इन एवरी स्टेट, हर एरिया में ये एक साथ नहीं हुआ था, धीरे धीरे चलता रहा था। सबसे पहले इसके अंदर पंजाब, यूपी, हरियाणा, यहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर धीरे धीरे, और ये बहुत ज्यादा स्टेट्स में नहीं फैल पाई थी, इसका स्प्रेड नहीं हो पाया था। अब एग्रीकल्चर क्या था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, रिकमेंडेड बाय एमएस स्वामीनाथन। उन्होंने इसके लिए कुछ सिफारिशें दी थी। ही इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और उसमें क्या था कि एक एफर्ट किया गया था इंडियन एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने का, उसका लेवल उठाने का, और व्हीट और राइस का प्रोडक्शन इसमें सबसे ज्यादा किया गया था। इसके बाद में आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द yield of the wheat and rice it was increased, ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। इसमें था क्या, वही कि मॉडर्न इनपुट्स यूज किए गए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, HYV सीड्स, एक स्पेशल टाइप के HYV सीड्स जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, कि ये जो सीड्स हम जब यूज करते हैं तो उनसे जो यील्ड है, हमारा प्रोडक्शन जो है हमारा, वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है। और इरिगेशन सिस्टम था उसको रिफॉर्म किया गया था इसके अंदर। जैसा कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन से काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था, हमारे फार्मर्स की इनकम जो थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। वहीं इस ग्रीन रेवोल्यूशन के काफी नेगेटिव इंपैक्ट्स भी देखे जा सकते हैं, जिस तरीके से क्या है, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द लैंड और वाटर लेवल ऑफ, यू कैन से वाटर लेवल ऑफ अर्थ, कि हमारी जमीन से बहुत ज्यादा पानी यूज किया गया था, जिसकी
वजह से पानी की कमी देखी गई, लैंड का भी ओवर एक्सप्लोरेशन हुआ और बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर इसके अंदर जो इनपुट्स डाले गए थे, जिस यू कैन से द फर्टिलाइजर्स जो हम कॉमनली यूज करते हैं, यूरिया है, डीएपी है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज की गई थी, जिस वजह से हमारी जो लैंड थी वो क्या है, सलाइन हो गई थी, सॉल्टी हो गई थी, जिस वजह से क्या है, हमारे सॉइल का भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। अब क्या हुआ, इतने ज्यादा जब नुकसान हुए तो इसमें पूछा गया कि विल लैंड सस्टेन, तो लैंड का सस्टेन करना लंबे टाइम तक थोड़ा सा मुश्किल हो गया। आप सभी जानते हो कि हम उससे ओवर प्रोडक्शन ले रहे हैं, ओवर केमिकल्स फर्टिलाइजर्स उसमें यूज कर रहे हैं, तो सोइल जो है उसका नुकसान, उसको हार्म हुआ काफी ज्यादा, उसकी प्रोडक्टिविटी थी वो क्या है, काफी ज्यादा कम होगी, तो लैंड का सस्टेन इसमें लॉन्ग टाइम तक काफी मुश्किल रहा। अब देखा जा सकता है कि बहुत सारी लैंड ऐसी है, बहुत सारी जमीनें ऐसी है जहां पर अब क्रॉप जो है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो काफी लो आ चुका है, वहां पर इतना ज्यादा प्रोडक्शन जो शुरू में हुआ था वो नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर है वो है हु विल प्रोवाइड लेबर, लेबर को कौन प्रोवाइड करता है। तो लेबर जैसे अदर विलेजेस में प्रोवाइड होती है वैसे ही यहाँ इस विलेज के अंदर, पालमपुर के अंदर होती है। हमारे कैसा होता है कि जो लार्ज फार्मर्स होते हैं दे हायर द लैंडलेस फार्मर्स, कि जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है वो काम करने के लिए ऐसी लेबर को हायर कर लेते हैं, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द वेजेस प्रोवाइडेड टू देम, उनको अलग अलग वेजेस दिए जाते हैं इन काइंड ऑफ कैश एंड अदर ऑल्सो, कि some part of crop is also given to them like food crops, rice, wheat, ये उनको दिए जाते हैं। इसके बाद में मीडियम फार्मर्स हैं, इफ दे नीड, अगर उनको जरूरत है तो वो भी लेबर को हायर कर लेते हैं, एंड स्मॉल फार्मर्स विद देयर ओन फैमिली, अपनी फैमिली के साथ वो काम करते हैं, उनको किसी भी लेबर की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से वो क्या है, लेबर को मैनेज करते हैं। सो नेक्स्ट इन दिस टॉपिक इज कैपिटल। कैपिटल बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, तो वो कहां से मैनेज करते हैं, तो जिस तरीके से लेबर मैनेज होती है उसी तरीके से कैपिटल मैनेज होता है। आपको पता है लार्ज फार्मर्स आर, दे हैव देयर ओन सेविंग्स, उनके पास अपनी सेविंग्स होते हैं, दे यूज देयर सेविंग्स, दे नीड नॉट एनी काइंड ऑफ कैपिटल, उन्हें किसी भी टाइप के कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद में जो आते हैं मीडियम फार्मर्स, इफ दे नीड, अगर उनको जरूरत है, दे हैव लिटिल सेविंग, उनके पास थोड़ी बहुत सेविंग होती है, वो अपनी सेविंग यूज करते हैं। इफ दे नीड, उनको जरूरत होती है तो वो क्या है, दे बोरो फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स और लार्ज फार्मर्स, उन्हीं लार्ज फार्मर्स या लैंडलॉर्ड्स से जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, पैसा जो है वो बोरो करते हैं, मनी। और स्मॉल फार्मर्स दे हैव टू बोरो, उनको बोरो करना ही पड़ता है, उधार लेना ही पड़ता है। एट द टाइम ऑफ सोइंग सीजन दे बोरो द मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स, लार्ज फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स, एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग दे रिटर्न, वो उनको अपनी फसल जो है वो बेच करके, हार्वेस्ट करके उसको उसके बाद में बेच देते हैं, उसके बाद में वो पैसा उनको रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, कैपिटल मैनेज करते हैं। इसके बाद में आता है सरप्लस प्रोडक्शन का, कि जब प्रोडक्शन सरप्लस होता है, मींस कुछ राइस, व्हीट तो उनको जरूरत होती है फॉर देयर फैमिली नीड्स, फॉर देयर डेली नीड्स। इसके बाद में जब उनके पास एक्स्ट्रा बचता है तो वो क्या है, उसको मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं। ऐसा ही हम सब करते हैं अपने घरों के अंदर। इसके बाद में लास्ट में जो आता है इसमें वो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड। So students, at the last in this chapter there is a most important topic, non-farming activities in village Palampur. These activities are found in every village, non-farming activity. ये हमारे हर जगह पाई जाती है, and this is most important because many times question is asked from this topic कि what are the non-farming activities in village Palampur. तो क्या होता है यहाँ पर इस विलेज पालमपुर के अंदर 4 टाइप्स की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की। एग्रीकल्चर के अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ अलग काम धंधे करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन है वो थोड़ा सा हटके है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, डेयरी फार्मिंग, कि कुछ लोग जो है, कुछ लोग
डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करते हैं। दे रियर द काउस एंड बफेलोज, वो क्या है, गाय भैंसे पालते हैं और मिल्क सेल करते हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स करते हैं, उनको सेल करते हैं और वो अपनी अर्निंग जो है वो करते हैं। इसके बाद में कुछ एक ऐसे लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जिनका बिजनेस क्या है, ट्रांसपोर्ट है। वो उनके पास कार्स हैं या ट्रक्स हैं उनके पास, जो मार्केट से मटेरियल को या किसी भी प्रोडक्ट्स को वो गांव के अंदर लेके जाते हैं और यहां से जो रॉ मटेरियल खेतों से उगाया जाता है उसको क्या है, वो मार्केट के अंदर सेल करने के अंदर काम करते हैं। तो इसके बाद में थर्ड जो आती है एक्टिविटी वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, छोटी छोटी चीजें, जिस तरीके से बास्केट बनाना, बास्केट वीविंग है, या थोड़ा बहुत कोई भी कढ़ाई बुनाई का वर्क जो है वो वहां पर किया जाता है, यही ओनली मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अलावा जो लास्ट एक्टिविटी आती है वो है शॉपकीपिंग। शॉपकीपिंग मींस पीपल ऑफ द विलेज पालनपुर, दे परचेज द गुड्स ऑफ डेली नीड्स फ्रॉम द मार्केट एंड दे सेल इन द विलेज, कि वो मार्केट से कुछ सामान लेकर के आते हैं एंड दे प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल ऑफ देयर विलेज, की अपने गांव के लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। So it was the story of village Palanpur. It was the story of every village of India. In this you understand, I hope you understood the production activities. If you like this video, please share it, and if yet you not subscribe my channel, please subscribe it. Thank you.